आधुनिक समाज कैरेक्टराइज किया जा सकता है न्याय की एक इंपॉर्टेंट भूमिका के साथ। जस्टिस, लॉ, सोशल कंट्रोल एंड वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ पावर कंट्रोल। अलग अलग तरीके से कैसे पावर को कंट्रोल किया जाता है और पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पावर को अगर सिंपली आसान भाषा में कहें आपके लिए तो पावर क्या है? अगर कोई भी अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उस पर थोप सकता है, उससे कोई कार्य करा सकता है, तो ये क्या होगा? इसको आप सिंपली पावर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आओ, आपकी इच्छा नहीं है पानी लाने की, फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। ये क्या है? ये एक पावर है। मैंने पावर का इस्तेमाल किया। आई हैव सर्टेन पावर ओवर यू, जिसका इस्तेमाल करके मैं आपसे कार्य करा रहा हूं, भले उसके प्रति आपकी करने की इच्छा हो या ना। बट ये पावर का जो कंसेप्ट है, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज में पूरी तरीके से एसोसिएटेड है सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ, लॉ के साथ, न्याय यानी कि जस्टिस के साथ। ये हमारे समाज में जैसे जैसे सोशो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, धीमे धीमे इन सारे चीजों का भी इवोल्यूशन होता है। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, न्याय प्रणाली जो है, लॉ है ना, इसका भी विकास हुआ है। बट एक समय पे अगर आप इवोल्यूशनरी पास्ट में जाकर के देखते, लाखों साल पहले, तो हम क्या, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो आर्बोरियल इन नेचर थे, पेड़ों के ऊपर चला करते थे, ठीक है, चारों पैरों पर चला करते थे। कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आए जो कि सवाना हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, और फोर्स होना पड़ा उन्हें जमीनों पर आने के लिए, बाइपेडल लोकोमोशन को अपनाने के लिए, दो पैरों पर चलने की जो टेंडेंसी जिसको आप कहते हो। अब ये रातों रात तो चेंज हुए नहीं, लाखों साल में इवोल्यूशनरी चेंजेस एक्यूमुलेट हुए, और आज हम जिस हालत में हैं उस हालत में है। कई प्रकार के फिजिकल चेंजेस हुए है ना हमारी बॉडी के अंदर में। फिजिकल एंथ्रो का लेक्चर होता तो हम एक एक करके उन फिजिकल चेंजेस को भी बताते, बट यहाँ पे हम सोशल पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इररिलेवेंट है ना। अब उस समय में आप जाकर के देखते हो जब इंसान पहली बार इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन को मेंटेन किया हो, एक नॉर्मल ह्यूमन की जो गेट है, जो चाल है, जिस तरीके से हम चलते हैं, उसको अपनाया होगा, उस समय सोसाइटी कुछ अलग रही होगी। और वहां पर आज की तरह जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है, ये आपको देखने को नहीं मिलती होगी। कई सारे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो 19वीं शताब्दी के थे, 20वीं शताब्दी के थे, उनके बीच में एक ट्रेंड रहा कि उन्होंने एंशिएंट सोसाइटीज और एंशिएंट प्रिमिटिव मेन को रिलेट करके दिखाया जनजातीय समाज के साथ। यानी कि आज का जो जनजातीय समाज है, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको उन्होंने बैकवर्ड माना, पिछड़ा हुआ माना। किस चीज के आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर, मटेरियल कल्चर के आधार पर, एंड डेफिनेटली जो कई प्रकार के सोसाइटी के अंदर में वैल्यूज देखने को मिलती। उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स के बीच में, जस्ट लाइक द प्रिमिटिव मेन, कई बार मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ये काफी लूजली अरेंज्ड होता है, काफी लूजली अरेंज्ड होता है। और बाकी सारी आप व्यवस्था को भी देखोगे, सामाजिक व्यवस्था, तो भी काफी लूजली अरेंज। अब ये चीज खासकर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मुंह से तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, और बाद के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। और फिर एक नया ट्रेंड शुरू होता है 20वीं शताब्दी के अंदर में, खासकर 1940 के आसपास ये काफी पॉपुलर हुआ। इवांस प्रिचर्ड नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लूसी मायर, मेयर फोर्टेस, इस तरीके के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अफ्रीका के अंदर में कई सारी सोसाइटीज को, सिंपल सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज का अध्ययन किया, और उनके बीच में क्या एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इसको जानने का प्रयास किया। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी कंट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में एक्चुअली क्या हमें जो ट्राइबल्स की जो सोसाइटी है, इनके जो कस्टम्स है, इनके जो न्यायिक सिद्धांत है, मान्यताएं हैं, लॉ, सोशल कंट्रोल, जस्टिस जो इनके बीच में है, वो क्या प्रिमिटिव मैन की तरह है, आदि मानव की तरह है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर में, जहां हम रिटन लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, दुनिया भर के फैक्ट्रीज एक्ट है, एम्प्लॉय के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखने को मिल रहे, इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, उसके बीच में हम ट्राइबल लॉ को कहां पर सिचुएट कर सकते हैं, और ट्राइबल की पूरी जो न्याय प्रणाली है, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको हम कैसे कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे एक सेल शुरू हुई है, जिसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैचेस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, और 30 जून को सेल खत्म हो जाएगी। टेस्ट सीरीज और पूरा मटेरियल यहां पर आपका इनकॉर्पोरेटेड है, वहां पर अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पहले जो मुद्दे की बात है उसको कर लेते हैं, बाद में बाकी बातें होती रहेंगी, ठीक है। सो अब इस चीज को हम समझे उससे पहले जरूरी है एक कंसेप्ट को समझना, जो कि है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है।
जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, वो इसको वेज एंड मीन्स इन विच ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली द पॉलिटिकल बिहेवियर इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ सोसाइटी। किस तरीके से हमारा जो एक बिहेवियर है, बर्ताव है, उसको सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर में 10 तरीके के लोग होंगे और उनकी 10 तरीके की सोच होगी, अलग अलग लोगों की सोच होगी, है ना, और सब अलग अलग तरीके से कार्य करना चाहेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर में इतना ज्यादा एक हेट्रोजेनिटी रहेगी, विरोधाभास रहेगा लोगों के सोचने की पैटर्न के बीच में, तो क्या होगा, इससे फ्रिक्शन आए, अलगाव आ सकता है, सोसाइटी सही से आपकी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। इसलिए एक ऐसा आइडिया होता है कि हम सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बिहेवियर को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें थ्रू सर्टेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट कैसा है, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसके पास पावर और अथॉरिटी होगी। शुरुआत में हमने पावर के बारे में जिक्र किया। पावर क्या है कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरा कोई कार्य कर दो, आप अगर वो कार्य को करते हो बिना अपनी इच्छा के, सिंपली पावर है ना। बट अगर पावर एक लेजिटिमेट तरीके से ऑक्यूपाई की गई या फिर होल्ड की जा रही है तो उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। तो यह जानना भी जरूरी होता है कि पावर का सोर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है, लीगल अथॉरिटी है या ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ठीक है, और किसके पास वो अथॉरिटी है, किस हद तक उस पावर को यूज कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सारा अरेंजमेंट जो सोसाइटी के अंदर में होता है हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू समझने का काम करते हैं। नाउ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 60 के दशक में काफी इंपॉर्टेंट काम किए। नाम था उनका, एक अलग कर से इसको दिखा देते हैं, एलमन सर्विस। इन्होंने 1960s के दशक में इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो देखने को मिल रहे थे, इन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका जो मॉडर्न स्टेट है जिसमें हम और आप आज रह रहे हैं। एक जो चीफडम का लेवल होता है जिसको कुछ लोग किंगडम से भी रिलेट करते हैं, ऑल्दो दैट आइडिया इज नॉट वेरी करेक्ट एंड एक्यूरेट, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, जिसके ऊपर समय मिलेगा तो बात करेंगे। देन ट्राइब और बैंड का जो लेवल है, इन 4 लेवल्स पे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बांट सकते हैं। अब इन चारों को भी आप 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यानी कि जो बैंड है, जो ट्राइब है, इसको हम अक्सर सेंट्रलाइज्ड की कैटेगरी में, केंद्रीयकरण जो हो, सॉरी नॉन सेंट्रलाइज की कैटेगरी में डालते हैं, जहां पर विकेंद्रीकरण है। ऑलराइट, जबकि स्टेट और चीफडम को हम केंद्रीकरण की कैटेगरी में डालते हैं। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, चाहो तो आप नोट कर लो इसको। सेंट्रलाइज के लिए हम एक टर्म, सॉरी नॉन सेंट्रलाइज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, स्टेटलेस, है ना, स्टेटलेस। और इसके लिए हम स्टेट का भी टर्म यूज करते हैं। ऑल्दो स्टेट एक टाइप भी होता है, मॉडर्न स्टेट इसके अंदर में, इसलिए कई बार सेंट्रलाइज्ड टर्म इज प्रेफर्ड ओवर द यूज ऑफ स्टेट, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जहां पर केंद्रीयकरण है या फिर स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहां पर आपको टेरिटरी देखने को मिलेगी, यहां पर आपको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी देखने को मिलेगी, केंद्रित है अथॉरिटी किसके हाथों में है। यहां पर सोसाइटी का नेचर जो है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब लोग एक रूप नहीं है, अलग अलग चीजों को मानने वाले, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग रेसेस, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहां पर साथ मिलकर के रह रहे हैं। तो वो सारे एक जैसे नहीं है, लोगों की भाषाएं अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कस्टम्स अलग है, वो सब एक साथ यहां पर रह रहे हैं। दूसरा यानी कि अगला आपका क्या है कि हमने बात किया एक एग्रीकल्चरल और पोस्ट एग्रीकल्चरल लेवल की इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है स्टेट का। यानी कि स्टेट का या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम का ओरिजिन जो है वो अट्रीब्यूट एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, एग्रीकल्चरल एंड पोस्ट एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज है, खासकर मॉडर्न स्टेट का। ऑलराइट, प्लस यहां पर सिस्टम जो सोसाइटी के अंदर में है वो कैसा है, वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड यानी वर्गीकरण है, कौन ऊंचा कौन नीचा, असमानता है, यहां पर इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी किसके आधार पर हो सकती है, पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ के आधार पर होती है ना। किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास ज्यादा प्रेस्टीज यानी कि उसकी ख्याति जो है वो ज्यादा है, और वेल्थ यानी कि पैसा किसी के पास ज्यादा है, तो इसके आधार पर स्ट्रेटिफाइड हो सकती है सोसाइटी। जैसा हमारे समाज को आप देखते हो, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वर्ण के आधार पर स्ट्रेटिफाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास के आधार पर भी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है। पर इसके जस्ट उलट यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना, शार्प कंट्रास्ट, जो आपकी नॉन सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर आपको सेंट्रलाइजेशन की जगह एग्लिटेरियन नेचर देखने को मिलता है। बट
देर आर सर्टेन सोसाइटीज जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेयर फोर्टेस ने तालेंसी का एग्जाम्पल दिया। तालेंसी की जो सोसाइटी है, ट्राइबल ग्रुप है, उनकी सोसाइटी के बीच में एग्लिटेरियन नेचर एग्जैक्टली नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि एग्लिटेरियन नेचर होगा, ये थियोरिटिकल पार्ट है, बट रियलिटी में जरूरी नहीं है कि वहां पर एक एग्लिटेरियन सोसाइटी। एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है कि वहां पर इस प्रकार का कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन या असमानता लोगों के बीच में नहीं देखने को मिली, सेंस ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल कर रहा होगा। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल मेंबरशिप आपको यहां पर देखने को मिलती है ना, जो कि वहां पर नहीं है। स्टेट के अंदर में आप देखते हो हमारे यहाँ के सिटीजनशिप के लॉज, कौन नागरिक है कौन गैर नागरिक है, ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है कानून के अंदर, है ना। किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, वो भी डिफाइंड। बट यहां पर सोसाइटी की साइज बहुत कम है। यहाँ पे तो लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सोसाइटी की साइज बहुत कम है। फॉर एग्जांपल बैंड के अंदर में यूजुअली जो एवरेज होता है लोगों का अलग अलग सोसाइटीज में, वो 80 के आसपास 80 इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना। तो एज लो एज 20 एंड एज हाई एज 220, ये एक रेंज है, और ज्यादातर में आपको 80 लोग देखने को मिलता है। और यहां पर ट्राइब्स में फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ हजार तक लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जनसंख्या कम है और रिसोर्स पूलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, कॉपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, सहयोग काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप मेंबरशिप को ओपन रखते हो, फ्लेक्सिबल, यानी कि कोई भी अंदर आ सकता है, आपके ग्रुप में जुड़ सकता है, कोई बाहरी भी आकर के आपके साथ जुड़ जाएगा। प्लस नेचर ऑफ सोसाइटी यहां पर कैसी है, इकोनॉमी के आधार पर आप देखो तो हंटिंग एंड गैदरिंग है, शिकारी है, गैदर करते हैं, कलेक्टिव्स हैं, फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। सो इनकी सेटल्ड इकोनॉमी नहीं है, एक जगह पर रुक नहीं सकते, एग्रीकल्चर नहीं है या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, इनको लगातार एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा, शिकार के लिए या किसी और चीज के। इसलिए इनकी सोसाइटी नोमैडिक भी होती है। बाकी सारी चीजें जस्ट इसका उलट आप कर दोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सोसाइटी के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। अब हर एक सोसाइटी को, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे वो नॉन सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली सोसाइटी हो, इन हर एक सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। सोशल कंट्रोल यहां पे लिखा है ना, मैकेनिज्म है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ऑथर है जिनका नाम है ल्यूसी मायर, कई लोग लूसी मेयर भी इनको बोलते हैं। ल्यूसी मेयर का यह कहना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पे रूल्स जो हैं इनको ऑटोमेटिकली ओबे किया जाता है। देयर इज नो सोसाइटी जहां पर रूल्स को ऑटोमेटिकली ओबे किया जा रहा है, यानी कि लोग खुद ही एकदम गांधी जी बन के बैठे हैं, एकदम बापू बन के बैठे हैं, सीधे साधे इंसान बन के बैठे हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं, है ना। इसीलिए आपको चाहिए कि लोग अगर खुद से ऑटोमेटिकली लॉ को ओबे नहीं कर रहे, रूल को ओबे नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, तो आप कोई ऐसा जरिया रखो, एक कोई कंट्रोल रखो, कोई इन्फ्लुएंस रखो उनके ऊपर, जिससे वो क्या करें, रूल्स को माने, ओबे करें और शराफत से सोसाइटी के अंदर में रहे। सो दैट इज व्हाई वी कॉल सोशल कंट्रोल अ मैकेनिज्म। सोशल कंट्रोल क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक जरिया है, जो कि क्या करता है, लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है, लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है, उनके बिहेवियर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे नहीं, क्या बिहेवियर, क्या बर्ताव सही है और क्या बर्ताव गलत है, ये इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डाला जाता है ना, ताकि लोग क्या करें, कंफर्मिटी में आ सके, है ना, यूनिफॉर्मिटी में आ सके, एक तरीके से एक रूप होकर के संचालित ढंग से आगे बढ़ रहे। नाउ सोशल कंट्रोल जिसकी हमने यहां पर बात की, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है सोशल कंट्रोल को, है हर सोसाइटी में ये फॉर्मल हमने वहां पर बात किया, सॉरी आपका सेंट्रलाइज में भी देखने को मिल रहा है, नॉन सेंट्रलाइज में भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म होते हैं। अंतर क्या है कि जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम था वहां पर लीगल और पॉलिटिकल लीगल और पॉलिटिकल टाइप का नेचर होता है, जबकि यहां पर कस्टमरी नेचर होता है सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म का। ठीक है, इसी के आधार पर सोशल कंट्रोल को दो भागों में बांटा गया है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल। हिंदी में कहें तो औपचारिक और गैर औपचारिक या अनौपचारिक। ठीक है, तो फॉर्मल जो है इसका मतलब क्या है, फॉर्मल का इसके अंदर फॉर एग्जांपल लॉ आ जाएगा, है ना, लॉ आ जाएगा। जैसे हमारी सोसाइटी है, सेंट्रलाइज्ड मॉडर्न स्टेट जो है, वहां पर लॉ का सिस्टम होता है, यानी कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है, एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है, एजेंसी है, जो कि क्या कर रही है, रूल्स को मनवा रही है, रूल्स को मनवा रही है ना, और सबके लिए मनवा रही है। फैमिली के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, ट्राइब के लेवल पर ऐसा नहीं देखने को मिलता, है ना। मतलब ये चीज छोटे ग्रुप के लेवल पर नहीं, एक बड़े ग्रुप के लेवल पर, एक बड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम है और उसका बनाया हुआ जो विधान है, जो लॉ है, वो हर जगह। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पैन इंडिया, वो एप्लीकेबल आपको देखने को मिलता है, हमारा जो संविधान है। पर इसी के कंट्रास्ट में जो नॉन सेंट्रलाइज सोसाइटीज है, ट्राइब्स, बैंड्स जो है,
इनके बीच में हमें अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अनौपचारिक हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहां पर कोई एक्सटर्नल मींस नहीं है, यहां पर कोई एक्सटर्नल मींस नहीं है ना। एक्सटर्नल मींस मतलब बाहरी कोई यहां पर सोशल कंट्रोल नहीं कर रहा है, अंदर से ही, सोसाइटी के अंदर से ही वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, सोसाइटी के अंदर से ही वो कंट्रोल लाया जा रहा है। अब वो सोसाइटी के अंदर से कंट्रोल कैसे आएगा? थ्रू दीज एजेंसीज। इस तरीके की चीजों के आधार पर वो कंट्रोल आएगा। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय क्या है। हम अक्सर कहते हैं लोग क्या कहेंगे, ऑल्दो हम तो मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है, पर हमारी सोसाइटी में भी ये चीज होती है, लोग क्या कहेंगे। आज की सोसाइटी में भी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, आपके डिसीजन को, आपके लाइफ के डिसीजन को अफेक्ट करती है। तो सोचिए सिंपल सोसाइटीज के बारे में, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, वहां पर पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोग क्या सोचते हैं। आपने कुछ गलत किया, किसी को पता चल गया और उसने सिर्फ आपको ऐसे नजर करके देख लिया, तो इससे क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। और सिंपल सोसाइटीज में प्राइड की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, वहां पर प्राइड काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक नॉर्मल सा जो सरकाज्म है ना, या ह्यूमर, किसी भी सेंस में अगर किसी ने आपको एक तंज आपके ऊपर कसा, तो वो इंसान अक्सर इंसल्ट के तौर पे लेता है। तो पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। इफ समबडी इज सीइंग यू एज अ क्रिमिनल, एज अ थीफ, सो दैट मैटर्स अ लॉट। हो सकता है हमारी सोसाइटी में उसकी वैल्यू इतनी ना होगी, कोई ठीक है, कोई चोर कहता है, हम नहीं, हमको पता है, खत्म का, पर वहां पर इसके मायने काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा सोशल सजेशन, सोसाइटी सजेशंस देती है। सजेशंस का मतलब सोसाइटी आपको एक नमूना दिखाएगी, एक आदर्श दिखाएगी, एक स्टैंडर्ड दिखाएगी कि इसको कॉपी करो। जैसे हमारी सोसाइटी में एग्जांपल दूं तो कहते हैं ना शर्मा जी के बेटे को, वो मीम्स बनते हैं ना सोशल मीडिया पे, शर्मा जी के बेटे को। बट अगर आप ऐसे देखो, लिटरेचर के बेसिस पे देखो, तो हम कहते हैं ना श्री रामचंद्र जी की तरह बनो, उनकी तरह बनो। तो सोसाइटी हमें इंडिकेशन दे रही है कि आप इनकी तरह बनो, या फिर कोई एक महान व्यक्तित्व है उसकी तरह बनने की आप कोशिश करो। तो महान व्यक्तित्व जब आप बनोगे, राम जब आप बनोगे, तो आप जो बुराई होगी उससे दूर रहोगे। यानी कि सोसाइटी चाह रही है कि आप क्या करो, आपका ये जो बिहेवियर है, ये जो आपका बिहेवियर है, ये कैसा हो? अच्छा हो, क्राइम ना हो, कोई भी तरीके का इनजस्टिस आप ना करो, कोई तरीके का बुरा एक्ट ना करो। तो आपको कह रही है कि आपको क्या बनना है, दिखाया जा रहा है, अच्छा मॉडल, रोल मॉडल दिया जा रहा है आपको, अच्छा सजेस्ट किया जा रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट कस्टम और बिलीफ, यानी कि रिलीजन के अंदर में, कस्टम और बिलीफ्स के अंदर में भी कई सारी चीजें हमारी होती हैं जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिलीजन में मान्यताएं कर्म से जुड़ी हुई है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कर्म का कंसेप्ट आता है कि अभी तो आप गलत करके निकल जाओगे, है ना, बट आगे आप जाकर क्या करोगे। गरुण पुराण कहता है, कोई मूवी आई थी ना परिचित करके, वहां पर दिखा रहा है कि आफ्टर द डेथ कुंभी पाकम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही। तो वो फियर जो है लोगों के मन में कस्टम, बिलीफ और रिलीजन के आधार पर डाला जाता है कि अभी तो करके बच जाओगे, हो सकता है कानून से या हमारे न्याय से एक बार बच जाओ, पर उस परल जो ईश्वर का न्याय है उससे आप कैसे बचोगे। तो यहां पर कंसेप्ट आ जाता है किसका? डिवाइन जस्टिस का, कि ह्यूमन जस्टिस और ह्यूमन न्याय से तो आप बच जाओगे, पर डिवाइन जस्टिस से आप किस तरीके से बचोगे, है ना। तो अगले जन्म में आप कीड़े बनकर के पैदा होगे, आपको नर्क के अंदर में, वैतरणी के पार आप जाओगे तो आपको तला जाएगा, कुंभी पाकम किया जाएगा। तो ये क्या है? फियर। या फिर रिवॉर्ड, से पनिशमेंट, रिवॉर्ड भी दिखाया जाता है कि अच्छा करोगे तो फिर अच्छा, अगले जन्म में आप बहुत अच्छा करोगे, इस जन्म में प्रॉब्लम है, पर अगर अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से रहोगे, तो आपको अगले जन्म में इसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म इन फॉर्मल सोसाइटीज में यूजुअली फ्रॉम विद इन द सोसाइटी आता है। वो रिलीजन से जुड़ा होता है, सजेशन से जुड़ा होता है, पब्लिक ओपिनियन से अक्सर जुड़ा हुआ होता है। अब ये सोशल कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी जरूरी है ना कोई निगरानी करे, कोई ऐसा हमें चाहिए कि कुछ फोर्स हो कि सोशल कंट्रोल को लगा रही है। यानी सोशल कंट्रोल तो आपको यही बता रहा है कि अच्छा क्या, सजेशन क्या है, पब्लिक ओपिनियन है, पर उस चीज को एनफोर्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उसको एनफोर्स करने के लिए आपको एनफोर्समेंट एजेंसीज की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, न्यायपालिका की जरूरत है। तो उसी तरीके से इनफॉर्मल लॉज या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को भी एनफोर्स करने के लिए कि लोग उसको माने, समाज के अंदर में एक फोर्स की जरूरत है, और इस फोर्स को हम सोशल सैंक्शंस कहते हैं। सोशल सैंक्शंस होते हैं। तो सोशल सैंक्शन है क्या? सोशल सैंक्शन इज एक्चुअली अ सोशल फोर्स, सामाजिक बल है, जिसके थ्रू आपको बताया जाता है कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है और नॉन एप्रोप्रिएट या अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। तो वो आपके बिहेवियर को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहा है कि हाँ ये सही है, करेक्ट, और ये सही नहीं है। यहां पर मैंने बनाया भी हुआ है। अप्रोप्रिएट करके आपको क्या बता रहा है?
अप्रूव कर रहा है कि वो सही बिहेवियर है, और जब डिसअप्रूव करेगा मतलब आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपको दंड मिलेगा। तो इस सोशल सैंक्शंस को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बांटा हुआ है दो कैटेगरी में, एक आपका प्राइमरी सैंक्शंस होता है और दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन। ये सैंक्शन टर्म आपने पॉलिटी में भी कई बार सुना होगा, यूएस ने लगाया सैंक्शन, है ना, ट्रेड रिलेशन में आए भूचाल, तो वहां पर भी हमने बात की, कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं दोनों सोसाइटीज का, बट वहां पर क्या है, लीगल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर काफी सोशल और कल्चरल और ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां भी सैंक्शंस हैं, जैसे वहां अमेरिका के सैंक्शंस दुनिया भर की बात करते हो आप, यहां भी सैंक्शंस है, पर उसका आधार अलग है, प्रकार अलग है। तो उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में भी आपको दो भाग आते हुए देखने को मिल जाते हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। इवन इस नेगेटिव पॉजिटिव को दो भागों में बांटा गया है, एक डिफ्यूज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड। सिमिलरली पॉजिटिव में भी लिखा नहीं है मैंने, पर वहां पर भी डिफ्यूज और ऑर्गेनाइज आता है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है ना। प्राइमरी जो होता है, यहां पर इमीडिएट, तुरंत आपने कोई ऐसी चीज की जो कि सोसाइटी के द्वारा अप्रूव की गई है, तो उसको शाबाशी दी जाएगी, प्रेज किया जाएगा। और आपने कुछ ऐसा किया जो कि अप्रूव नहीं है, डिसअप्रूव्ड है, तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तो जो प्राइमरी सोशल सैंक्शंस होते हैं, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये काफी रैपिड है, ये काफी इमीडिएट है, त्वरित हिंदी में आप इसका टर्म यूज करते हो। जबकि सेकेंडरी के लिए हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है, ये आपका जरूरी नहीं कि इमीडिएट हो, ये थोड़ा सा आपको डिलेड देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आपको डिलेड देखने को मिलता है ना, तुरंत नहीं उस चीज को किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि क्राइम आपने किया, तो फैमिली के लेवल पर या कम्युनिटी के लेवल पर ही लोग उसको गलत सही ठहराने लगते हैं ना, बाद में पंचायत बैठेगी, बाद में फैसला होगा, सुनवाई होगी, साक्ष्य आएंगे, तो वो क्या है, वो तो डिलेड है। बट सोसाइटी अपने लेवल पर जो करना होगा, जो ताने तंज और जो भी वहां पर सजा देनी होगी, वो वहां पर तुरंत करना शुरू कर देगी। लोग हो सकता है आपसे बात करना छोड़ दें, आपके घर में आना जाना, आपके घर का खाना खाना छोड़ दें। तो वहां पर इमीडिएट वाले जो सैंक्शंस होते हैं उनको हम प्राइमरी में रखते हैं, और डिलेड वालों को हम सेकेंडरी के अंदर में रखते हैं। नाउ इसको भी प्राइमरी को भी हमने दो भागों में बांटा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव यानी कि जब आप डिसअप्रूव्ड टाइप ऑफ बिहेवियर कर रहे हो, और पॉजिटिव यानी कि जब आप अप्रूव्ड टाइप ऑफ बिहेवियर को कर रहे हो। तो इन द टाइम जब आप नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, वहां पर नेगेटिव जब आपने किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, पनिश किया जाएगा, इस तरीके से सैंक्शंस काम करेगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, आपकी तारीफ की जाएगी, है ना, अच्छा अच्छा कहा जाएगा, आपको प्रेज किया जाएगा, आपको हो सकता है कोई टाइटल दिया जाए, वीर, पराक्रमी, बहादुर, इस तरीके के टाइटल्स आपको दिए जाए, सैल्यूटेशंस दिए जाए, है ना, प्रेज की जाएगी, शाबाशी की जाएगी। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। नाउ इसको भी दो भागों में बांटा है, एक डिफ्यूज और एक ऑर्गेनाइज। डिफ्यूज का क्या मतलब है, जो लूज वे में इंडिविजुअल लेवल पर कोई कर सकता है ना। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है कि सोसाइटी एक सेरेमोनियल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज को करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बस थी, वो खाई में गिरने वाली थी, या कुछ क्रिमिनल्स बैंक को लूटने वाले थे, आपने बहादुरी दिखाई और आपने तुरंत क्या किया, उस क्रिमिनल से गन को छीना और आपने बैंक की रॉबरी को रोक लिया, लोग ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। अब यहां पर आपने वो ब्रेवरी दिखाई जो सारे लोग नहीं करते, सारे लोग चुप करके बैठ गए थे, पर आपने ब्रेवरी दिखाई, तो तुरंत बैंक के अंदर में जितने भी आसपास लोग हैं वो क्या करेंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे। हो सकता है मैनेजर कहे कि आप प्लीज आप आइए, कैबिन में बैठिए और आप चाय नाश्ता कीजिए हमारे साथ, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये, आपको दुनिया भर की तारीफ, बाकी लोग भी आपको काफी प्रेस कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिफ्यूज्ड है, यानी कि बैंक के उसी लेवल पर जो लोग वहां पर मौजूद हैं, स्पॉन्टेनियसली उन्होंने आपको क्या किया, शाबाशी दी, उसी वक्त, एट द मोमेंट, स्पॉन्टेनियस, है ना। कोई ऐसा नहीं कि चलो हम किसी कमिटी को बुलाएंगे, फिर वो देखेगी कि आपने कितना बहादुरी दिखाई, कितना नहीं दिखाई। लेकिन हो सकता है वो मैनेजर कहे कि ये काम जो है, ये इंसिडेंट जो है, इसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए, फिर न्यूज़पेपर में जाएगा, न्यूज़पेपर में कोई पत्रकार ने उसको देखा, इंपॉर्टेंस दिया और उसने प्रपोज किया गवर्नमेंट को या किसी भी बॉडी को कि भैया इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको सम्मानित करना चाहिए। तो वहां पर आप देखोगे कि टेंट वेंट लगेंगे, पूरी स्टेज सजाई जाएगी, मंत्री उंत्री आएंगे, सब कुछ होगा एक ऑर्गेनाइज वे में, सेरेमनी जैसा आपका फेयरवेल वगैरह होता है, उस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको वापस से क्या किया जाएगा, हो सकता है कोई प्राइज दिया जाए, कोई टाइटल दिया जाए। तो वो हमारा टाइप ऑफ जो नेगेटिव सेंशन होता है, ये हमारा ऑर्गेनाइज वे में आता है। तो यहां पर तो हम सम्मानित की बात कर रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, दंडित करने की बात। यहां नेगेटिव में क्या है, दंडित करने की बात हो, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल,
नागा की जो ट्राइब है, नागास की, नागा बाबा नागा साधुओं की बात नहीं हुई, नागास की जो ट्राइब है नागालैंड और मणिपुर के रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे कई जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में। तो नागास के बीच में गोट को खाना मना है, और गोट को अगर आप खाते हो, गोट को अगर आप खाते हो तो कई प्रकार के सोशल सैंक्शंस वहां पर इसके प्रति लगाए जाते हैं, कई प्रकार के सोशल सैंक्शंस वहां पर लगाए जाते हैं, है ना। माना जाता है कि आपको सुपरनैचुरल पावर्स वहां पर हॉन्ट करेगी। और भी कई थे, फॉर एग्जांपल कमर्स की ट्राइब आप लेते हो मध्य प्रदेश के अंदर में, एस.सी. दुबे साहब ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो कमर्स के बीच में मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन होती है उनको किचन में जाना या फिर गॉडेस के टेंपल में जाना मना होता है। सिमिलरली एस्किमो, जिनको इन्विट्स भी हम कहते हैं, अलास्का के रीजन में और भी कई रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बीच में जो फूड टैबू है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत रिजिडली मनाया जाता है, क्योंकि इनका मानना, इनको डर रहता है कि अगर इन्होंने इस फूड टैबू को ब्रेक किया तो क्या होगा कि इनको जो सील, ये लोग सील पे काफी डिपेंड करते हैं। सील एक एक्वेटिक जानवर है, सी में पाया जाता है यूजुअली वहां पर, और उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं, है ना। उनकी क्लोथिंग जो होती है अपने इग्लू के ऊपर कभी इंसुलेशन के लिए भी लगाते हैं, खुद के कपड़े भी कई बार बनाते हैं सील और करीबू की स्किन के। तो इनका मानना है कि सील इनको मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है इनके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में। तो इस प्रकार से सैंक्शंस यहां पर काम करते हैं। डरा के आपको बताया जाता है, या कोई एक नरेशन होता है, कोई स्टोरी के माध्यम से इस चीज को किया जाता है। नाउ अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि ये जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल और जो उसका सैंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये किस प्रकार से अलग है दूसरे सेटअप से। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज के बीच में, यानी कि जो प्रिमिटिव हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम यहां पर ट्राइबल की बात कर रहे हैं। ट्राइबल्स के बीच में जो लॉ है उसका नेचर आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे अलग है, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है, ट्राइबल वर्सेस अदर लॉज, मॉडर्न लॉ कैसे अलग है, क्या उनका खुद का कोई कानून है। तो ट्राइबल के बीच में जो न्याय व्यवस्था है ये डिपेंड करती है ओथ और ऑर्डील के कंसेप्ट पे। ओथ का मतलब क्या होता है कि आप शपथ लो, है ना। आप भी मूवीज के अंदर में भी देखते हो, कोर्ट के अंदर में गीता के ऊपर हाथ रख के, कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर कसम ऐसे खाता है जो भी अक्यूज होता है वहां पर कटघरे में, या फिर कोई एविडेंस के तौर पे वहां पर आ रहा होता है। तो इस चीज को दिखाया जाता है टीवी के अंदर में, मूवीज के अंदर में। तो वैसा ही सिस्टम है कि आपको ओथ लेना पड़ेगा, जिसके प्रति आपका भरोसा मतलब इतना ज्यादा सॉलिड है कि आपका मानना है कि अगर हमने इसके नाम लेकर के ओथ ली तो फिर अगर हमने सच नहीं बोला तो फिर गलती हुई। हमारी सोसाइटी में बच्चे देखते हो ना, छोटे बच्चे, मदर्स प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, और वो बच्चे वहां पर कई बार, क्योंकि ये होता है कि अरे गॉड प्रॉमिस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि गॉड प्रॉमिस करने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते हो, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। गॉड आपको फिर, गॉड की नजर में आप बुरे हो जाओगे, फिर आपको सजा मिलेगी। तो ऐसी मान्यता होती है ना। तो ये सारी मान्यता ओथ से रिलेटेड यहां पर मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल मलेर्स यानी कि मल पहाड़िया की जो ट्राइब है सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, इनके बीच में क्या है कि एक नाइफ के रिचुअल को कंडक्ट किया जाता है। आप नाइफ की एक सेक्रेड सेंटर, कोई एक जो पवित्र भूमि होती है इनके सोसाइटी में, इनके कल्चर में, जैसे हमारे यहाँ कोई गांव में कोई पेड़ है जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, कोई नदी है, कोई झरना है ना, कोई पहाड़ है, उसके आसपास सेंटर जो है सेक्रेड सेंटर, वहां पर जाकर के टिप जो है नाइफ की उसके ऊपर हाथ रख के आपको बोलना है कि आई डाई इफ आई लाई। ये इंग्लिश में नहीं बोलना होता, अपनी भाषा में बोलते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी मृत्यु वहां पर होगी। इस तरीके से बोल के पूरी इंसिडेंट्स को नरेट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, असल में मेरी कोई गलती नहीं थी, या फिर थी, उसको कबूल लेते हैं गलती होती है तो भी, क्योंकि मान्यता है वहां पर डिवाइन जस्टिस की, कि सच नहीं बोला तो बड़ी दिक्कत होगी, भगवान हमें, हमारी कम्युनिटी, हमारे परिवार को, सबके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, हमारी फसलें बेकार हो जाएंगी, जानवरों की मृत्यु होने लगे। ऐसे बिलीव्स होते हैं लोगों हो की ट्राइब अगेन आपको नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन में आपको देखने को मिल जाती है। इनके बीच में सिंगा बोंगा और जो हाथू बोंगा है, इनका नाम लेकर के लोग कसम खाते हैं। गीता भगवत गीता इनके यहाँ जो मान्यता है उसकी नाम लेकर के कसम खाते हैं। संथल के बीच में एक टेंडेंसी है कि लोग धर्म धर्म ये स्टेटमेंट बोल करके पूरे इंसिडेंट्स को वहां पर बोलते हैं कि क्या हुआ था असली में, बोलते हैं धर्म धर्म, और उसके बाद पूरे इंसिडेंट्स को वहां पर कंडक्ट किया जाता है, पूरे इंसिडेंट्स को वहां पर बोला जाता है। अगर फिर भी नहीं सेटिस्फाइड होते हैं जो एक्यूजेशन को लगा रहा है, यानी कि जो आरोप लगा रहा है, तो वो कुछ और तरीके के ऑर्डियल्स को बोल सकता है, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देन यहां पर समोआ की ट्राइब है, हमारे देश की नहीं, बाहर की ट्राइब है। समोअन्स के बीच में पिग रिचुअल की एक इंपॉर्टेंस हो जाती है कि पिग की नोज के ऊपर हाथ रख करके आपको कसम वहां पर खानी होती है और चीजों को बोलना होता है। नाउ ओराऊ, और जिसके ऊपर शायद हमने बात किया नहीं किया, और मुंडास की जो ट्राइब, अगेन ये भी सेंट्रल इंडिया में आपको, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, ओराऊ और मुंडा की। इनके बीच में टाइगर की स्किन के ऊपर बैठ करके कसम खाना होता है। टाइगर की स्किन पे बैठिए और फिर कसम खाइए, है ना। कभी कभी स्किन नहीं है तो जॉ के ऊपर, टाइगर असली टाइगर के ऊपर नहीं, उसकी स्किन, अगर स्किन है या उसका जॉ है किसी टाइगर का, मृत टाइगर का, तो उसके ऊपर बैठ करके लोग खा रहे थे, क्योंकि बिलीव है कि अगर ऐसे झूठ बोला तो टाइगर, कोई ना कोई टाइगर आएगा और उनकी फैमिली को हॉन्ट करेगा।
उसकी स्पिरिट हॉन्ट करेगी या फिर असली टाइगर अटैक करेगा, उनको खा जाएगा। इस तरीके का बिलीफ लोगों के बीच में। ऑर्डील की बात करें तो ऑर्डील एक तरीके से परीक्षा आप कह सकते हो, ट्रायल्स होते हैं ना, जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा ली, उस तरीके के ऑर्डील्स आपको देखने को मिलता है। तो ओराओं की जो ट्राइब है, ओराओं के बीच में एक चारकोल रिचुअल कंडक्ट किया जाता है, जहां पर आपको अपने हाथ में चारकोल रख करके इंसिडेंट्स को बताना होता है, और अगर वो आप उसको बियर नहीं कर पाते, उस पेन को, उस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, अनकॉन्शियस होते हो, फेंट होते हो, गिरा देते हो, तो माना जाता है कि आप गिल्टी हो, आपने गलती की हो, है ना। सिमिलरली मलेर्स जिसकी हमने बात की थी, मल पहाड़िया की, अगर ओथ से काम नहीं चल रहा है तो इनके बीच में सावेली करके एक सेरेमनी होती है, रिचुअल होता है, जिसको कंडक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ना। तो यहां पर क्या जाता है, रेड हॉट जो एक्स है, एक सेक्रेड स्ट्रीम है, पवित्र पानी का स्रोत है इनके यहाँ कम्युनिटी में, सोसाइटी में, और उसके पास जाकर के एक रेड हॉट एक्स को, एक्स यानी कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, जबान पे रखते हैं, 3 बार उसको लिक करते हैं, जबान से उसको छूते हैं। अगर वो उसको बियर कर पाए, दर्द को झेल पाए, तो मतलब वो गिल्टी, दोषी नहीं है, इनोसेंट है ना। सिमिलरली असम की कुछ ट्राइब्स के बीच में, असम में बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ट्राइब्स हैं, तो असम के रीजन में देखा गया है कि एक बॉइलिंग वाटर के अंदर में पेबल को रख दिया जाता है, कुछ पत्थरों को, कंकड़ों को रख दिया जाता है, और आपको उसके अंदर में हाथ डालना होता है। अगर आप हाथ नहीं डाल के पत्थर को नहीं निकाल पाते हो, तुरंत बाहर कर लेते हो हाथ को, बहुत ज्यादा आपको गर्म लगता है, फेल हो जाते हो आप, तो माना जाता है कि आप दोषी हो, आप कल्प्रिट। सो दिस इज हाउ द प्रिमिटिव लॉ फंक्शन। ओथ और ऑर्डील का मेजर यहां पर रोल हमें देखने को मिलता है। और प्रिमिटिव ट्राइब्स के बीच में क्या एक टेंडेंसी है ना, कि यूजुअली ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा हो ना कि आपको ओथ ऑर्डील से जाना पड़े, कोई आप पे एक्यूजिशन लगाए ही ना, कोई आप पे एक्यूजिशन लगाए ही ना। इस सिलसिले में ग्लकमैन नाम के एक स्कॉलर हैं, ग्लकमैन का कहना है कि जो सिंपल सोसाइटीज होती हैं, सिंपल सोसाइटीज जो होती हैं, इनके बीच में आइडिया बेसिकली जस्टिस का नहीं है। जैसे हमारे में सोसाइटी में क्या है, हम जस्टिस के आइडिया के ऊपर बात करते हैं, है ना। मुंडक उपनिषद के अंदर में एक वर्स भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इट गोज लाइक सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथवित्तो देवयाना याप्त कामा ये नक्रमंत्रशो यत्र तत्व सत्यस्य परमम निधानम। इस तरीके से एक वर्ष है वहां पर। तो हमारी एक जस्टिस के आइडिया को, हमारी जो न्याय संहिता की जो एक जस्टिस का आइडिया है, वहां पर सत्य की जो इंपॉर्टेंस है, सत्य के जो विजय के इंपॉर्टेंस को वहां पर दर्शाया गया है ना, उसकी वैल्यू होती है। बट सिंपल सोसाइटीज में आइडिया जस्टिस का नहीं कि किसी को न्याय पहुंचाना है, आइडिया क्या है कि हमें पीस को रिस्टोर करना है, शांति ना भंग हो, क्योंकि छोटी सोसाइटी है, रिसोर्सेज ज्यादा है नहीं, सरप्लस है नहीं, इकोनॉमी काफी सिंपल सी है, तो वहां पर अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो सोसाइटी चलेगी कैसे, फिर सोसाइटी तो ढह जाएगी ना। तो इसलिए कॉपरेशन को बनाए रखना है, एकजुटता को बनाए रखना है, और इसलिए आपको क्या चाहिए कि कोई भी टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आइडिया जस्टिस प्रोवाइड करने का नहीं है, पीस को रिस्टोर करने का। C.W. मिल्स का भी एक स्टेटमेंट है कि सिंपल सोसाइटीज के अंदर में, आप चाहो तो लिख लो, ये मैं लिखा नहीं हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। C.W. मिल्स का भी ये कहना है कि जो मेयर एंटीसिपेशन है सैंक्शंस का, वो कई बार सिंपल सोसाइटीज में लोगों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। यानी कि सिर्फ इस बात का डर है ना कि क्या होगा, लोग हमसे बात करना छोड़ देंगे, हमारे घर आना छोड़ देंगे, ये डर जो होता है यही लोगों को सही से बिहेव करने पे मजबूर करता है। एक मूवी बहुत पुरानी थी अनिल कपूर की, आपने देखी होगी शायद, बुलंदी करके, सूर्यवंशम की तरह आती रहती है, उसी तरह प्लॉट भी है। रजनीकांत फादर थे और बाद में उनके दो मतलब उनका बेटा अनिल कपूर और उनका भी बेटा जो है वो अनिल कपूर डबल रोल वहां पर प्ले कर रहे हैं। तो वहां पर जो सिस्टर ऑफ अनिल कपूर द सीनियर जो फादर है, वो वहां पर सोसाइटी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया थी, बहिष्कृत कर दिया थी किसी रीजन से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्यों। और वहां पर सब लोग बात करना छोड़ देते हैं, है ना। एक बार वो मंदिर में आ रही होती हैं और उनके भतीजे यानी कि अनिल कपूर साहब के बेटे वो भी जा रहे हैं सीढ़ियों पे, अचानक से हीट स्ट्रोक जो भी होता है वो फेंट हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। अब एक एल्डरली वुमेन है, गिर रही है सीढ़ी से, पानी मांग रही है वहां पर, है ना, फेंट हो रही है ऑलमोस्ट, तो कोई भी दौड़कर हेल्प करेगा, बट बहिष्कृत है सोसाइटी में, तो सारे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। तो अनिल कपूर जो जूनियर होते हैं, यानी कि अनिल कपूर डबल रोल में जो जूनियर वाला किरदार है, बेटे का किरदार निभा रहे हैं, वहां पे एक आदमी को कस के ऐसे ठोकर मारते हैं मंदिर में, और उसका जो एक मटका होता है, पॉट होता है, वो गिरते 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 पानी की जो गागर होती है वो पहुंच जाती है और एकदम जाके वहीं पर रुकती है। अब मूवी है तो कुछ भी हो सकता है, और उनकी प्यास बुझ जाती है। तो ये आप देखोगे सैंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में या सिंपल सोसाइटी में। वहां पे तो ट्राइबल को दिखाया भी नहीं गया, वहां पे तो एक मॉडर्न सोसाइटी, मतलब एक मेनलैंड कम्युनिटी है ना, बट विलेज का सिस्टम दिखाया गया, यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम दिखाया गया। तो आप आम जीवन के अंदर में भी इस तरीके की चीजों को देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना। अगर हम प्लॉट कर लें कि प्रिमिटिव सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से अलग है, सबसे पहले तो प्रिमिटिव सोसाइटी का जो बेसिस होता है वो कस्टमरी होता है ना, रिलीजन के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी जस्टिफिकेशन आप देख रहे हो वो धर्म से संबंधित है,
डर, सजा, सब कुछ डर से सब कुछ धर्म से संबंधित है, बिलीफ से एसोसिएटेड। जबकि यहां पर सेकुलर नेचर है, आप धर्म के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ भी धर्म के नाम पे नहीं हो रहा। एक रेशनल सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम है, उसके आधार पर कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, और जो सबके लिए कॉमन है ना। यहां पर क्या है, ये जो प्रिमिटिव लॉ है वो एक ग्रुप के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। हमने देखा मलेर के लिए कुछ है, ओरांव के लिए कुछ है, संथाल के लिए कुछ है, तो ग्रुप बाय ग्रुप बदलते हैं, सोसाइटी बाय सोसाइटी बदलते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म है, इंडिया में इतनी सारी ट्राइब, इतनी सारी कम्युनिटीज है, इतने सारे धर्म रह रहे हैं, सबके ऊपर वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सिमिलरली सोशल सैंक्शंस, यहां पर जो सैंक्शंस होते हैं वो क्या है, सोशल सैंक्शंस है। जबकि यहां पर जो सैंक्शंस है मॉडर्न स्टेट के अंदर में वो कैसे है, मॉडर्न लॉज के अंदर में वो लीगल पॉलिटिकल टाइप ऑफ सैंक्शंस। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लॉ को एनफोर्स करने की, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोगों का काम होता है कि वो क्या करे, एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करवाए, या कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देने का काम करे, उसको सही करने का काम करे। यहां पर लोगों का या कम्युनिटी का रोल नहीं है, यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी जो स्टेट है, जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, उनका रोल होता है। आप और हम कुछ नहीं करते। कोर्ट जो है, जो पुलिस है, वो जो जांच एजेंसियां है, वो चीजों को देखती सुनती। नेक्स्ट, यहां पर सिविल और क्रिमिनल और पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहां होता है ना कि सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, पब्लिक मैटर है कि प्राइवेट है, आपने घर के अंदर में कुछ कर दिया उल्टा सीधा, या फिर आपने कुछ पब्लिक जाके फायरिंग वायरिंग कहीं भी कर, तो पब्लिक, प्राइवेट, सिविल, क्रिमिनल, इस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में, पर प्रिमिटिव सोसाइटी में ये डिफरेंसेस नहीं होते। देन प्रिमिटिव लॉ जो होते हैं काफी रिजिड है, ये जल्दी बदलते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये मानना है ईश्वरीय ताकत के साथ जुड़े हुए, तो सदियों तक ये चलते जाते हैं, जल्दी में बदलते नहीं है। बट मॉडर्न लॉ में क्या है कि रेशनल सिस्टम है ना, लॉजिकल सिस्टम है, तो समाज जब बदलता है तो लॉजिक कहता है कि भैया समाज बदल गया है, अब लॉज को, रूल्स को भी बदलने की जरूरत है, तो यहां पर बदलाव आ सकते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, आप क्या देखते हो, फ्लेक्सिबल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स यहां पर पॉसिबल होते हैं, आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, उसके अंदर बदलाव ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द सिंपल सोसाइटी। अब इससे जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। फॉर एग्जांपल फिजियंस के बीच में सोरो नाम की एक सेरेमनी होती है, नुअर्स के बीच में ब्लड जो फ्यूड है वो हमें देखने को मिल रहा होता है, एस्किमोस के बीच में हमें सॉन्ग डुअल देखने को मिल रहा होता है, ऑस्ट्रेलियन जो अबॉर्जिनीज है, ट्राइबल्स है, उनके बीच में हमें स्पीयर थ्रोइंग देखने को मिलता है। इनकी जो इलेबरेट केस स्टडीज है, यहाँ पे तो एक जनरल डिस्कशन किया हुआ है ना, ये टॉपिक के ऊपर आप कम से कम नहीं तो अगर आप पढ़ाने पे जाओ तो 9 घंटे सिर्फ इस सोशल कंट्रोल पे बात होती है, 9 से 10 घंटे, पर हमें क्या करना है कि हम जनरल सेंस में यहाँ पर बात कर